आज हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी, जो एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे बीच हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे हिसार लोकसभा के बारे में, कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। और अभी तक चुनाव आयोग ने चुनावों की तिथियां घोषित कर दी हैं और पार्टियों ने अपने अभी संभावित कैंडिडेट जो हैं उनके नाम घोषित नहीं किए हैं। तो इतनी लेट होने का क्या कारण समझते हो आप? देखो, हिसार हमेशा से ही हरियाणा प्रदेश की एक हॉट सीटों में मानी जाती है और चूंकि हिसार हरियाणा प्रदेश का वो लोकसभा क्षेत्र है जो हरियाणा प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा को तय करता है। हिसार हरियाणा प्रदेश की वो राजनीतिक क्षेत्र है जिसने बड़े बड़े नेताओं को यहाँ से राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है। वर्तमान में क्यों नहीं हिसार लोकसभा से प्रत्याशी कोई भी पार्टी घोषित कर रही, उसका सब हिसार लोकसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश की वो लोकसभा क्षेत्र है जिसने हरियाणा की राजनीति की दशा और दिशा को बार बार तय करने का काम किया है। इस बार चूंकि एक ऐसा चुनावी माहौल देश में है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ने 400 पार का नारा दिया हुआ है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जब से राहुल गांधी पदयात्राएं निकाल रहे हैं पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, तब से कांग्रेस पार्टी में भी एक जान सी आ गई है। और हिसार में प्रत्याशी ना डिक्लेयर करने का जो आपने पूछा, उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ चाहे वो कांग्रेस हो चाहे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों के पास आधा दर्जन से ज्यादा मजबूत टिकटार्थी हैं, आपसी पेच फंसे हुए हैं। क्योंकि हिसार लोकसभा क्षेत्र का जातीय अगर हम सिनेरियो देखें तो ये सीट जाट और नॉन जाट के दो ध्रुवीकरणों पर है। और यहाँ जो पिछले दो चुनाव हुए हैं, जिसमें 2014 का लोकसभा चुनाव हो जब कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला के आमने सामने की टक्कर थी और वो चुनाव जाट वर्सेस नॉन जाट का हो गया था। उसके बाद जब 2019 का चुनाव आया तब भी दोबारा से उसी तरह के हालात बने। अब एक बार फिर से ऐसा ही है कि इस लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां बड़ी सोच समझ के अपने प्रत्याशी देंगी। ना केवल दोनों बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल और जो दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी है वो भी बड़ा सोच समझ करके यहां से अपना प्रत्याशी डिक्लेयर करेगी। यहां जो राजनीतिक संभावनाएं जो दिखाई दे रही है वो यही है कि अगर एक पार्टी ने जाट चेहरा उतारा तो दूसरी पार्टी यहां गैर जाट चेहरे पर दांव लगाएगी। इसलिए कोई भी पार्टी यहां से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतार पाई है। दूसरी बड़ी बात, ये हिंदुस्तान में जब नरेंद्र मोदी की एक लहर जिस तरह की दिखाई दे रही है, उस लहर के बीच हिसार के जो मौजूदा सांसद हैं बृजेंद्र सिंह, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके और कांग्रेस में जाने का एक इतना बड़ा और एक साहसिक जो फैसला उन्होंने लिया, जब पूरे देश के विपक्ष के बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे और बृजेंद्र सिंह बीजेपी को छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे थे, तो निश्चित रूप से हिसार लोकसभा क्षेत्र राजनीतिक रूप से इसके गणित को समझना बड़ा विकट है। अब चूंकि चुनाव डिक्लेयर हो चुका है, पहली लिस्ट जो भारतीय जनता पार्टी की आई उसमें 6 जो है प्रत्याशी उन्होंने डिक्लेयर किए, लेकिन उसमें हिसार को कोई जगह नहीं मिल पाई। कांग्रेस ने अभी तक अपना कोई प्रत्याशी चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में चूंकि 6ठे चरण में चुनाव है, तो अभी इतना जल्दी कोई डिसीजन होना कि कौन प्रत्याशी होगा वो भी बड़ा मुश्किल है। अभी और समय लगेगा गुप्ता जी इसमें कि हिसार से कौन प्रत्याशी होगा। एक बात कि अभी आपने 2 पार्टियों के नाम लिए हैं कि कांग्रेस और बीजेपी जी, इन दोनों के पास आधा दर्जन से अधिक सशक्त कैंडिडेट हैं जी। तो इसमें अगर ऐसे मौके पे जेजेपी वाले जी अगर कूदते हैं तो उनमें संभावित कौन उम्मीदवार हो सकता है? देखो, जेजेपी की तरफ से यह निश्चित है कि चौटाला परिवार का ही कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां से दुष्यंत चौटाला को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। दिग्विजय चौटाला भी एक चेहरा है, लेकिन चूंकि दुष्यंत चौटाला यहां से लगातार 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, पहली बार वो चुनाव जीत गए थे, पिछली बार वो मोदी जी की लहर में चुनाव हार गए थे। और जेजेपी का पूरे हरियाणा प्रदेश में भी अगर हम देखें, हिसार लोकसभा में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें से उचाना, बरवाड़ा, नारनौंद और उकलाना 4 हलकों में जेजेपी के जो चुनाव चिन्ह है उस पर जीते हुए प्रत्याशी हैं। हालांकि उनमें से अब जो बरवाड़ा और नारनौंद के जो विधायक हैं वो दोनों दुष्यंत चौटाला से अब दूर हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर हरियाणा प्रदेश में सबसे मजबूत कहीं जेजेपी है तो वो हिसार में ही है। और मेरे हिसाब से दुष्यंत चौटाला ही हिसार से चुनाव लड़ेंगे और उनको लड़ना भी चाहिए, क्योंकि उनके अलावा जो चौटाला परिवार के अलावा कोई ऐसा चेहरा उनके पास नहीं है जो अपने
हल्के तक में भी बहुत ज्यादा मजबूत हो, सिर्फ चौटाला परिवार का ही कोई सदस्य जेजेपी की तरफ से यहाँ आएगा। जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो उनको संभावित उम्मीदवार मान करके उनके मुकाबले के अंदर अपने अपने कैंडिडेट खड़े करेंगी। जी, क्योंकि चौटाला परिवार या दुष्यंत जी समझते हैं कि मैं यहाँ अगर खड़ा होता हूँ तो मैं सशक्त उम्मीदवार हूँ और मैं सीट निकाल भी सकता हूँ। पिछले दिनों रातों रात जब हरियाणा सरकार बदल गई और दुष्यंत चौटाला को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और वो पद मुक्त हो गए, तो उन्होंने हिसार में एक रैली का आयोजन किया था और उसका वैसे तो नाम था संकल्प रैली जी, लेकिन वो अपने पिता अजय सिंह चौटाला के जन्म दिवस के ऊपर 13 मार्च को पूर्व घोषित रैली थी जी। और अचानक ही ऐसा कुछ हुआ, राजनीतिक समीकरण बदलते गए तो वो चौटाला वो रैली जो है राजनीतिक रैली में तब्दील हो गई। राजनीतिक उस रैली के अंदर उन्होंने ये घोषणा की थी कि यहाँ पर सबसे सशक्त उम्मीदवार हैं और हम सरकार को दिखा देंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। तो ये उम्मीद तो की जा सकती है कि, लेकिन अभी एक और संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि बदलते हुए सिनेरियो को देखते हुए कि जेजेपी रोहतक से भी चुनाव लड़ सकती है, जैसा कि उनको पहले बीजेपी वाला ने ऑफर किया था, तो अब ये कह रहे हैं कि रोहतक से भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी क्या संभावना नजर आती है आपको? देखो, चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार का एक राजनीतिक इतिहास रहा है कि देश, चाहे उत्तर भारत की बात करें, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जितने भी मजबूत जाट चेहरे रहे हैं, हमेशा चौधरी देवीलाल के परिवार ने उनके सामने चुनाव लड़ने का काम किया है। वो चाहे बलराम जाखड़ के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा हो, चाहे उन्होंने चौधरी बंसीलाल के सामने चुनाव लड़ा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव लड़ा हो, चौधरी बीरेंद्र सिंह के सामने लड़ा हो, रणदीप सिंह सुरजेवाला के सामने लड़ा हो, तमाम जो बड़े दिग्गज हैं। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं है कि वो रोहतक से भी चुनाव लड़ लें, और अगर दुष्यंत चौटाला या उनका परिवार रोहतक से चुनाव लड़ता है तो उसका सीधा सीधा नुकसान दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके परिवार को होगा। पिछली बार का अगर मैं गुप्ता जी आपको दर्शकों को बताऊं, अगर सोनीपत से दिग्विजय चौटाला जेजेपी की टिकट पर चुनाव ना लड़ते तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव जीत जाते, क्योंकि वहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, रमेश कौशिक जो एक ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण चेहरा हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, प्रत्याशी थे, और दिग्विजय चौटाला को वहां जेजेपी ने चुनाव में मैदान में उतारा था। जेजेपी और आम आदमी पार्टी का अलायंस था। अगर वहां जेजेपी दिग्विजय चौटाला की बजाय किसी गैर जाट चेहरे को वहां चुनावी मैदान में उतार देती तो हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो चुनाव जीत जाते। अब फिर से उसी तरह के हालात राजनीति में कभी भी कुछ भी बन सकता है। मान लीजिए दुष्यंत चौटाला रोहतक से चुनाव लड़ लेते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा और सीधा सीधा नुकसान उसका जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को होगा। और अगर ये चुनाव हुड्डा साहब का परिवार रोहतक से हार जाता है किसी भी हालात में, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो जीतना बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। यही बातों को देखते हुए लोग संभावनाएं जाहिर कर रहे हैं कि वहां रोहतक से भी दुष्यंत चौटाला इलेक्शन लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और यहाँ हिसार के अंदर थोड़ी सी चलो पोजीशन कमजोर हो जाएगी अगर उनके भाई, छोटे भाई जी अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो जी। दीपेंद्र हुड्डा तो सशक्त उम्मीदवार है ही हैं जी, ठीक है, लेकिन अगर वो यहाँ से ना लड़के रोहतक से लड़ते हैं, रोहतक में भी उतने ही सशक्त हैं ये, रोहतक में भी उनके पास अपना वोट बैंक है, क्योंकि देवीलाल जी ने भी इलेक्शन वहां से लड़े हुए हैं। जी बिल्कुल, 3 चुनाव लड़े थे उन्होंने, लेकिन वो हार गए थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुकाबले में। यहाँ एक बड़ी बात और मैं आपको बताऊं गुप्ता जी, जब एक परिवार के 2 भाई, सगे भाई या एक परिवार के पिता पुत्र चुनाव लड़ते हों और लोकसभा जैसा, तो कई बार दोनों ही चुनाव हार जाते हैं। और उसका उदाहरण ये है कि जब 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उस समय अजय सिंह चौटाला ने भिवानी से चुनाव लड़ा था और उनके छोटे भाई अभय सिंह चौटाला ने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल के सामने चुनाव लड़ा था और वो दोनों ही चुनाव हार गए थे। उसके बाद चाहे पिछला चुनाव हो, जब 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक से चुनाव लड़ा और उनके पिता श्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत से चुनाव लड़ा और दोनों ही पिता पुत्र चुनाव हार गए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चौटाला परिवार से एक ही शख्स चुनाव लड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों चुनाव लड़ेंगे तो ताकत बढ़ जाती है और उसके बाद दोनों सीटों पर उस तरह की मेहनत नहीं हो पाती। बिल्कुल ठीक कहा आपने ये बात जी। अब हम फिर दोबारा हिसार लोकसभा पे केंद्रित होते हैं जी। हिसार लोकसभा के अंदर आपने अभी इस पार्टी का, तो जेजेपी की तो बारे में बात कर ली जी, तो अब कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, संभावित उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं? देखो, कांग्रेस में का एक मैं ट्रैक रिकॉर्ड हिसार लोकसभा का बताऊं आपको दर्शकों को, पिछले 4 लगातार चुनाव, जिनमें 3 मुख्य चुनाव और 1 उपचुनाव,
उसमें कांग्रेस यहां बुरी तरह से हारी। चारों बार कांग्रेस 3 नंबर पर रही, 3 बार उसकी जमानत जब्त हुई और एक बार बिल्कुल मामूली से वोटों से उनकी जमानत बच पाई। कांग्रेस का हिसार लोकसभा क्षेत्र पूरे हरियाणा प्रदेश में सबसे कमजोर लोकसभा क्षेत्र है। अगर पिछले 2019 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों को भी उठाकर देखें तो इस लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशियों को कहीं 3,000, कहीं 6,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 12,000 इस तरह से वोट आए थे। वर्तमान में जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं लोकसभा के, उसमें भी कोई विधायक कांग्रेस पार्टी का नहीं है। अब चूंकि जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि कांग्रेस का कोई विधायक नहीं है जी। कांग्रेस के लिए आदमपुर जो चुनाव क्षेत्र है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग क्षेत्र था जी, और वो भी हुड्डा के कारण या ऐसी राजनीतिक परिस्थितियां बनी कि वो भी कांग्रेस के हाथ से निकल गया जी। वो भी अब बीजेपी के समर्थित हो गए हैं, बीजेपी के विधायक वहां से बन गए हैं जी, तो बिल्कुल। कांग्रेस की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो वहां से भी खत्म हो गई है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस की पोजीशन बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं है। तो अब हम बीजेपी की बात करें पहले हम कांग्रेस को ही कंक्लूड करें गुप्ता जी। अब कांग्रेस में जब से जो राजनीतिक सिनेरियो बदला और हिसार के जो सांसद ब्रिजेंद्र सिंह उन्होंने और कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद कांग्रेस को एक नई उम्मीद यहां जगी है। जो आदमपुर उनके हाथ से खिसका, अब उचाना में उनको एक मजबूती मिली है, क्योंकि चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार का उचाना में बड़ा अपना एक वोट बैंक है। हिसार लोकसभा में मैं जहां तक समझ पा रहा हूं सबसे मजबूत प्रत्याशी या चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा या ब्रिजेंद्र सिंह, इन दो में से कोई एक चेहरा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विजेंद्र सिंह है जी मजबूत चेहरा, लेकिन वीरेंद्र सिंह और उनसे ज्यादा मजबूत है। वीरेंद्र सिंह पहले यहाँ से सांसद रहे भी हैं जी, और उनके पास जो है स्ट्रॉन्ग होल्ड उचाना क्षेत्र के अंदर है जी। जाटों में और किसान कौम में उनका एक बहुत बड़ा नाम है। तो अभी ये पिछले दिनों की चर्चा भी हो रही थी कि विजेंद्र सिंह ने तो कांग्रेस ज्वाइन कर ली, लेकिन वीरेंद्र सिंह ने ज्वाइन नहीं की। वीरेंद्र सिंह का कहना है कि मैं ज्वाइन करूंगा कांग्रेस, लेकिन बड़े जोर शोर के साथ करूंगा, बहुत बड़ी रैली करके जी। तो इसका मतलब हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में हिसार के अंदर वीरेंद्र सिंह कभी भी एक बहुत बड़ी रैली करके मुझे मेरे पास जो सूचना है वो ये है कि या तो 23 मार्च को जो शहीदी दिवस है उस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की याद में जो मनाया जाता है, और या 25 तारीख को चौधरी बीरेंद्र सिंह का जन्मदिन है 25 मार्च को। तो उनमें से किसी एक दिन चौधरी साहब एक बहुत बड़ी जनसभा करके, जिसमें राहुल गांधी या गांधी नेहरू परिवार का कोई सदस्य या मल्लिकार्जुन खड़गे आकर के उनको विधिवत रूप से जो है कांग्रेस ज्वाइन करवा सकते हैं, क्योंकि अभी हरियाणा में चुनाव में समय है। और वो एक तरह का चुनावी आगाज भी हो जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव के अंदर हमने खड़ा होना है तो बड़ी जोर शोर से आदमी जनसभा करके ज्वाइन करता है तो उसका अलग ही लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है जी। तो वीरेंद्र सिंह अगर मान लो खड़े होते हैं हिसार लोकसभा से तो क्या उनकी क्या पोजीशन रहेगी, क्योंकि अभी तक आपने बताया कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति बड़ी कमजोर है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर वीरेंद्र सिंह खुद खड़े हो जाते हैं तो क्या वो स्ट्रांग हो जाएगी पोजीशन? देखो, वीरेंद्र सिंह के आने से निश्चित रूप से एक बड़ा चेहरा है। जाटों में और किसान कौम में उनका एक बड़ा नाम है, चौधरी छोटूराम के वो नाती रहे हैं, तो उनके आने से पार्टी को बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। दूसरा, मेरा ऐसा मानना है कि हिसार लोकसभा में सबसे मजबूत कांग्रेस के पास वही चेहरा है। उसके अलावा और जो अगर पार्टी सेकंड ऑप्शन पे अगर कहीं कोई बात करे तो उसमें जयप्रकाश के रूप में एक चेहरे को देखा जा रहा है। लेकिन जयप्रकाश चूंकि 2004 के लोकसभा के चुनाव के बाद सिर्फ एक चुनाव जीत पाए हैं कलायत से, वो भी निर्दलीय। इसके अलावा वो लगातार चुनाव हारते रहे हैं। उनका खुद का जो गांव और उनका जो खुद का क्षेत्र है वो कैथल जिले के कलायत विधानसभा क्षेत्र में है, वो अब हिसार लोकसभा से कट गया है। जब वो हिसार से 3 बार सांसद बने तब उनका जो इलाका था कैथल का वो इसी हिसार लोकसभा में आता था। लेकिन परिसीमन के बाद उनका जो पूरा क्षेत्र था वो कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट में चला गया, कुछ क्षेत्र उनका सोनीपत पार्लियामेंट में चला गया। अब वो इतने मजबूत दावेदार नहीं दिखाई देते। तीसरा जो एक दावेदार के रूप में नाम आ रहा है वो ये है कि अगर पार्टी यहां किसी गैर जाट चेहरे पर दांव खेले तो उसमें बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घोडेला एक चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि रामनिवास घोडेला बैकवर्ड के कई सम्मेलन करवा चुके हैं और कांग्रेस पार्टी में बैकवर्ड के नेता के तौर पर अपनी एक पहचान वो बना चुके हैं। बरवाड़ा से वो विधायक भी रहे हैं, हालांकि उसके बाद वो लगातार 2 चुनाव हार गए थे। पिछले चुनाव में उनको टिकट भी नहीं मिल पाई थी, कांग्रेस पार्टी की ऐसी परिस्थितियां बनी, फिर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन अगर गैर जाट चेहरे की बात करें तो उसमें सबसे सशक्त अगर कोई है कैंडिडेट तो मैं उसमें रामनिवास घोडेला को ही मानता हूं।
मुख्य रूप से 3 दावेदार दिखाई दे रहे हैं, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, जयप्रकाश और जो तीसरे कैंडिडेट हैं वो रामनिवास घोडेला। अब इन 3 में से सबसे मजबूत मुझे जहां तक लग रहा है वो चौधरी वीरेंद्र सिंह ही हैं। एक और उम्मीदवार हैं जी, अग्रवाल समाज से, बढ़िया समाज के हैं जी, वो, उनके बारे में आपके क्या देखो विचार हैं? अशोक गोयल की का शायद आप जिक्र कर रहे होंगे। अशोक गोयल के सामने समस्या भी ये आ गई कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का समझौता हो चुका है और दोनों ने समझौते में जो सुशील कुमार गुप्ता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट से टिकट दे दी है। अब ये तो हो नहीं सकता कि अग्रवाल समाज में 2 टिकटें मिल जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि उनको अब आज के इस सिनेरियो में टिकट मिल पाएगी। हालांकि उन्होंने काफी दिन से प्रचार प्रसार वो कर रहे हैं, लेकिन राजनीति में टिकटें जातीय समीकरणों पर, अक्षेत्र के समीकरण पर, इन्हीं पर ज्यादा जो है डिपेंड रहती हैं और अब उनको विधानसभा की अगर वो तैयारी करें तो और ज्यादा बेटर रहेगा उनके लिए। तो ये तो होगी कांग्रेस की बात। जी। अब बीजेपी में आप संभावित उम्मीदवार किन किन को मानते हैं? देखो बीजेपी में सबसे बड़ा जो चेहरा था ब्रजेंद्र सिंह, वो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। अब जो बीजेपी के टिकटार्थी हैं, मैं उनमें सबसे मजबूत जो चेहरा मानता हूं वो चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो प्रदेश के कैबिनेट में मंत्री हैं। और उनको मजबूत इसलिए मानता हूं कि एक तो वो चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, जो चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत है, जिसका जाट समाज में और किसान वर्ग में एक बहुत बड़ा नाम है, उसको वो लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरी बात, जब 2008 में उन्होंने आदमपुर से उपचुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर, तब वो कांग्रेस में थे, उसके बाद से लगातार पिछले 16 साल से वो हिसार में कंटिन्यू आ रहे हैं। जो हिसार के प्रॉपर जो लोकल नेता हैं वो भी कभी इतना टाइम नहीं देते जितना चौधरी रणजीत सिंह दे रहे हैं। अभी हमने कल भी देखा कि जब दोबारा से उनको कैबिनेट में मंत्री बनाया गया तो बड़ा भव्य उनका जो है स्वागत समारोह रहा। तो निश्चित रूप से सबसे ऊपर तो मैं उन्हीं को देख रहा हूं। हालांकि ये एक अलग बात है कि वो फिलहाल विधायक है निर्दलीय, तो पार्टी उनको टिकट देती है या नहीं देती है। मंत्री भी बनाया, जी, मंत्री भी बनाया है। दूसरी जो संभावना है, यहाँ एक बड़ा नाम चल रहा है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु नारनौल से विधायक रहे हैं। आरएसएस के जो मोहन भागवत जी हैं वो अभी पीछे उनके घर पर भी आए थे गांव में। स्वामी रामदेव के भी उनके साथ आए थे, उनका भी बड़ा काफी नजदीकी है उनके साथ, बिल्कुल नजदीकी, और एक बहुत बड़े धनाढ्य बड़े उद्योगपति हैं। नारनौल के विधायक रहे हैं, पिछली सरकार में वित्त मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहते हुए सार्वजनिक काम बहुत करवाए। उसके बावजूद कुछ ऐसे हालात बने कि वो चुनाव हार गए। मृदुभाषी भी हैं, लोगों से मिलते जुलते भी हैं, बोलने का एक आर्य समाजी परिवार से और संस्कारी परिवार से, देखो इसमें नो डाउट कोई शक नहीं है। लेकिन समस्या उनके साथ यही है कि वो एक व्यापारी टाइप के नेता हैं, और जो एक उद्योगपति या एक व्यापारी टाइप का कोई भी नेता होता है वो आम जनता को इतना समय नहीं दे पाता है, और लोगों को समय देने वाला आदमी चाहिए। इसलिए वो कहीं ना कहीं पिछली बार भी चुनाव हार गए थे। इस बार वो चौधरी रणजीत सिंह के बाद सबसे मजबूत प्रत्याशी दिखाई दे रहे हैं। चुनाव तो अपने चुनाव क्षेत्र में उन्होंने काम तो बहुत करवाए जी, बहुत काम करवाए। जितने काम नारनौल विधानसभा में कैप्टन अभिमन्यु के कार्यकाल में हुए, किसी एक मंत्री, किसी एक विधायक के कार्यकाल में इतने काम नहीं हुए। ये बात तो ऑन रिकॉर्ड, ये बात तो उनके मुकाबले में चुनाव लड़ने वाले गौतम, बिल्कुल राम कुमार गौतम भी कहते हैं कि उन्होंने बहुत काम करवाए। एक एक विधान मानते हैं उस बात। नारनौल विधानसभा में जितनी आईटीआई, जितने कॉलेज, जितने स्कूल, जितने रोड, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाया, किसी आज भी इस कार्यकाल में भी कोई विधायक या मंत्री नहीं बनवा पाया। लेकिन उसके बावजूद उनकी हार के 2-3 मेजर कारण रहे। कुछ जातीय हालात भी ऐसे बने कि राम कुमार गौतम उनके सामने खड़े हो गए, और जेजेपी का एक जो बूस्ट था पिछली बार, उसका भी उनको एक बड़ा भारी नुकसान हुआ। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये सशक्त उम्मीदवार हैं बीजेपी की तरफ से? देखो रणजीत सिंह चौटाला के बाद वो सशक्त दावेदार हैं और मजबूत नेता भी हैं। इसके अलावा अगर पार्टी उन पर भी गेम नहीं खेलती है तो 1-2 चेहरे और हैं, लेकिन उन चेहरों पर पार्टी दांव लगाए और वो जीत जाएं, इस चीज की थोड़ी ही डाउट है उसमें। उनमें एक कुलदीप बिश्नोई के रूप में एक चेहरा दिखाई दे रहा है। कुलदीप बिश्नोई चूंकि चौधरी भजनलाल जी के एक बहुत लंबी चौड़ी राजनीतिक विरासत है, आदमपुर क्षेत्र का काफी जी बिल्कुल आदमपुर में है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या कहां आती है, जब 2014 का लोकसभा चुनाव था तो कुलदीप बिश्नोई 6 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव जीते थे, और 3 हल्के ऐसे आए, उकलाना, उचाना और नारनौल, तीनों ने उनको साफ कर दिया और वो चुनाव हार गए। इस बार भी सेम सिनेरियो है।
उन 3 विधानसभा क्षेत्रों में आज भी कुलदीप बिश्नोई का कोई अपना खुद का या भारतीय जनता पार्टी का भी कोई बहुत लंबा चौड़ा जो है कुलदीप बिश्नोई के प्रत्याशी आने पर बहुत लंबा चौड़ा प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा। इसके अलावा और क्या समझते हैं? रणजीत सिंह चौटाला हो गया, कैप्टन अभिमन्यु हो गए, इसके अलावा 2 नाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। उनमें एक नाम सुरेंद्र पुनिया जो प्रदेश के महामंत्री बनाया गया है जिनको, और कैप्टन भूपेंद्र जो प्रदेश के मंत्री हैं। ये 2 ऐसे चेहरे हैं जो जिन्होंने राजनीति की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से की। बीजेपी के ये जो है, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे डिफरेंट, मेरे विचार से अलग है आपसे जी कि सुरेंद्र पुनिया का नाम तो ठीक है, सुरेंद्र पुनिया पहले चुनाव लड़ भी चुके हैं जी, और सुरेंद्र 2 पुनिया चुनाव लड़ भी चुके हैं और सुरेंद्र पुनिया हिसार जिले के प्रधान भी रहे हैं जी। और बीइंग हिसार जिले के प्रधान होने के नाते उन्होंने हिसार के लोगों से बड़ा अपना जनसंपर्क भी बनाया है जी, और वो मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं जी। सुरेंद्र पुनिया के बारे में ये बात तो ठीक है कि वो सबसे मिलने जुलने वाले आदमी हैं, उनके चेहरे पे स्माइल रहती है और बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, लेकिन ये सशक्त उम्मीदवार नहीं कहला सकते क्योंकि अलग दूसरे क्षेत्रों के अंदर भी वो अपनी लोकल विधानसभा के अंदर तो हो सकते हैं या हिसार में हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो 9 क्षेत्र हैं या उनके अंदर उनकी पोजीशन ज्यादा बढ़िया नहीं है। आपकी बात से मैं सहमत हूं गुप्ता जी, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि फर्स्ट सेकंड के बाद अगर कोई कुलदीप बिश्नोई के बाद जाट चेहरा अगर पार्टी कैप्टन अभिमन्यु को भी नहीं उतारती तो फिर कोई और ऑप्शन नहीं बचता। एक नेता और है जिसके ऊपर पार्टी गेम खेल सकती है, वो रणबीर सिंह गंगवा है। रणबीर गंगवा जो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर भी हैं और नलवा के विधायक हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी एक बैकवर्ड चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। और चूंकि वो लगातार बैकवर्ड की राजनीति कर रहे हैं तो बैकवर्ड चेहरे के तौर पर उनको भी उतारा जा सकता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी किसी जाट को खड़ा करती है तो उनके मुकाबले में गंगवा जी जो है बड़े सशक्त दावेदार है। बिल्कुल एक बैकवर्ड का चेहरा है, लेकिन उसके पीछे मुझे अब जब से नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है तब से इसमें भी राजनीति बदल चुकी है, क्योंकि नायब सिंह सैनी खुद एक बैकवर्ड समाज से आते हैं। जब मुख्यमंत्री एक बैकवर्ड समाज से है तो उससे ऊपर तो कोई नेता बैकवर्ड का हो नहीं सकता। तो उस सूरत में हो सकता है रणबीर गंगवा के ऊपर पार्टी दांव ना खेले, क्योंकि रणबीर गंगवा का खुद भी एक नलवा के अलावा और पूरे जो 8 विधानसभा क्षेत्र उनमें अपना कोई एक बहुत ज्यादा वजूद नहीं है। वजूद तो नहीं है जी, ये बात ठीक है, सिर्फ बैकवर्ड चेहरा है। सिर्फ बैकवर्ड चेहरा होने के कारण जी, अगर मान लो अगर जाट के सामने उम्मीदवार के सामने अगर ये बीजेपी भी जाट उम्मीदवार करती है तो जाट वोट डिवाइड हो जाएंगे और तीसरा आदमी जो नॉन जाट होगा वो सीट निकाल सकता है जी। तो इसलिए ऐसी संभावनाएं बन रही हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी जाट उम्मीदवार को खड़ा करती है तो ये नॉन जाट को खड़ा करें, कर सकते हैं, बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी तक सशक्त दावेदारों में कैप्टन अभिमन्यु का नाम ही नंबर 1 पे है, बिल्कुल आज के दिन तक तो। हाँ, आप पार्टी की कुछ वोट है ही नहीं यहाँ पे जो उनको कांग्रेस को मिलेंगे जाएंगे। देखो आम आदमी पार्टी का क्या है कि यहाँ जब पिछली बार युद्धवीर सिंह ख्यालिया जो यहाँ आईएएस हुआ करते, उन्होंने चुनाव लड़ा, उनको 28-30 हजार वोट मिले, उसके बाद वो घर बैठ गए। फिर आम आदमी पार्टी का कैडर बिल्कुल बिखर गया, उसके पदाधिकारी अलग अलग भाग दौड़ करने रहे। अब जो है इतना सशक्त कोई वो नहीं है कि कोई प्रभावी वोट बैंक आम आदमी पार्टी के पास हो। उनके कई नेता आज भी पार्टी छोड़ रहे हैं लगातार, तो कोई मजबूत चेहरा हिसार में कम से कम आम आदमी के पास नहीं है। इनेलो के बारे में आपके क्या विचार है? इनेलो पार्टी का कुछ वोट बैंक है यहाँ पे? है देखो, इनेलो पार्टी का आम आदमी पार्टी से तो बेटर है हिसार में, और इनेलो पार्टी भी यहाँ से संभावनाएं पहले ये थी कि अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब चूंकि अभय सिंह चौटाला खुद कुरुक्षेत्र से चुनावी मैदान में आ गए हैं तो ऐसा लग रहा है कि अब वो किसी नए चेहरे पर यहाँ दाव खेलेंगे। दाव खेल सकते हैं, उनका कोई ना कोई कैंडिडेट होगा जो। जी बिल्कुल, कैंडिडेट होगा उनका, और मजबूरी है, अगर वो चुनाव नहीं लड़ेंगे राजनीति में तो कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो अगर उनका कैंडिडेट होगा तो कांग्रेस की वोट तोड़ेगा, वो बीजेपी का तो नहीं तोड़ेगा। देखो नेचुरल बात क्या है, अगर ये जो चुनाव होना गुप्ता जी, ये चुनाव सिर्फ बीजेपी वर्सेज बीजेपी को कौन हराता है, सिर्फ इन्हीं 2 प्रत्याशियों पे होगा। इसके अलावा जो और कैंडिडेट होंगे उनको मुट्ठी भर वोट मिलेंगे। नहीं, वोट तो मुट्ठी भर मिलेंगे जी, लेकिन जिस तरह वो कह रहे थे वोट का 2 नोट हो जाएंगे। हाँ, वो नुकसान तो देखो नेचुरल बात है, जहां जहां भी जेजेपी और इनेलो के प्रत्याशी खड़े होंगे वो सीधा सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को करेंगे। और उसका कारण ये है कि विपक्ष का जो एंटी बीजेपी जो वोट है वो बढ़ जाएगा, और उसी का फायदा भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में भी हुआ था। पिछले चुनाव में अगर जेजेपी नहीं खड़ी होती या जेजेपी नहीं बढ़ती उस हालात में,
तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या हो जाती सरकार बनाने की, क्योंकि कांग्रेस के बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जो कहीं 500 से, कहीं 300 से, कहीं 400 से इस तरह से चुनाव हारे हैं, 600, 700, 1000 वोटों तक। और अगर वहां जेजेपी के कैंडिडेट नहीं होते या वो जितना नुकसान उन्होंने कांग्रेस को पहुंचाया वो ना पहुंचाते, तो निश्चित रूप से यहाँ बीजेपी के बजाय कांग्रेस की सरकार होती। तो जेजेपी के जो नेता हैं दुष्यंत चौटाला जी, क्या वो बीजेपी से कोई अपना रिवेंज रखते हैं, ऐसे रखते हैं कि बदले की भावना के मैं बीजेपी को हराऊंगा, या मन ही मन उनके अंदर ये भावना है कि बीजेपी बहुत बढ़िया पार्टी है, उनको जीतना चाहिए? देखो, ऐसा मुझे तो लग नहीं रहा कि कोई बदले की भावना है, क्योंकि अगर ऐसी कोई भावना होती तो समझौता टूटने के बाद दुष्यंत चौटाला खुद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से जो है संत कबीर जो कुटीर है गुफ्तगू करने जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें वो गए। इसके अलावा वो लगातार इस तरह की, जब हमने देखा सरकार टूट गई, उनको सरकार से निकाल दिया गया एक तरह से, क्योंकि वो खुद तो गए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है विड्रॉ कर दिया। उसके बावजूद जो 13 तारीख की रैली थी उसमें ना तो अजय सिंह चौटाला, ना दुष्यंत चौटाला, ना दिग्विजय चौटाला, कोई भी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोला, वो सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते हैं, और पिछले 5 साल में हमने ये लगातार देखा है। इसके अलावा चौटाला परिवार का या चौधरी देवीलाल के परिवार की जो पार्टियां हैं वो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही रही हैं। उन्होंने बीजेपी के साथ समझौतों में चुनाव लड़े हैं, बीजेपी के साथ सरकारें चलाई हैं। 4 लोकसभा के आपने संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए, और किन किन की संभावनाएं ज्यादा हो सकती हैं? कांग्रेस पार्टी या बीजेपी के अंदर कौन व्यक्ति सीट निकाल सकता है? जी, आज इस वार्ता को यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।